जिसमें सबसे पहले हमारे पास है फोर्स ड्यू टू दी वाटर फ्लो। सो यहाँ हमारे पास कुछ जो एप्लीकेशन है फोर्स और मोमेंटम की, वो कुछ इस तरह से है कि लेट सपोज हमारे पास एक रेक्टेंगुलर पाइप है जिसके अंदर से जो है वाटर फ्लो कर रहा है, और वाटर जो है वो फॉल करके डायरेक्टली जाके हिट करता है एक वॉल को। सो लेट सपोज ये हमारे पास वॉल आ गई, और ये हमारे पास है वाटर पाइप। वाटर इस पाइप के अंदर से फ्लो होता हुआ आ रहा है, और उसकी जो वेलोसिटी है वाटर की वो लेट सपोज v है। और वाटर इस पाइप के अंदर से इतनी स्पीड से फ्लो कर रहा है कि वो बिल्कुल परपेंडिकुलरली जाके स्ट्राइक करता है वॉल को। और जो अमाउंट ऑफ मास इस वाटर का यहाँ से रिलीज होके स्ट्राइक करता है वॉल को, उसको हमने सपोज कर लिया कि इट इज़ उसका जो मास है वो m है। और हमने साथ साथ ये भी सपोज किया कि जैसे ही वाटर इस बॉल को स्ट्राइक करता है, स्ट्राइक करने के फौरन बाद वाटर की जो वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो जाती है, वाटर फौरन से रुक जाता है। तो यहाँ तक जो हमने अजम्पशन की है, वाटर पाइप में से वाटर फॉल कर रहा है, उसकी स्पीड वेलोसिटी v है, अमाउंट ऑफ मास जो वाटर का इस पाइप में से निकल रहा है वो m है, और सीधा परपेंडिकुलरली जाके वॉल के ऊपर वाटर स्ट्राइक कर रहा है और उसकी वेलोसिटी फौरन से जीरो हो रही है। यहाँ तक क्लियर है? सर यहाँ पे 2 दफ़ा वी क्यों लिखा हुआ है? देखो, ये वेलोसिटी है बॉडी की जिस वेलोसिटी से वाटर इसमें से निकल रहा है, और यहाँ जो मैंने वेलोसिटी लिखी है ये वाटर की फाइनल वेलोसिटी है जब वाटर इस बॉल को स्ट्राइक करेगा। स्ट्राइक करने के फौरन बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। ओके सर। तो ये हो गई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हमने कह दी फाइनल वेलोसिटी ऑफ वाटर। सो यहाँ इस अजम्पशन के बाद, इस एप्लीकेशन के बाद हमने ये देखा कि वाटर की स्पीड के अंदर, वाटर की वेलोसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। देयर इज अ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वाटर। वाटर की वेलोसिटी के अंदर चेंज आया है, और चेंज का मतलब होता है डेल्टा वी, और डेल्टा वी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी हमने कहा वाटर की जीरो है, और इनिशियल वेलोसिटी हमने सपोज किया था इट इज माइनस वी। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू माइनस वी। तो ये चेंज आया है वाटर की वेलोसिटी के अंदर। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। सो अब हम जो है वो उसके ऊपर अप्लाई करते हैं फोर्स और मोमेंटम के दरमियान जो रिलेशन था, जो डेट इज फोर्स इज इक्वल्स टू डेल्टा पी ओवर टी। ये रिलेशन था, हमने जो फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन सीखा था। अब यहाँ पे फोर्स कहाँ से आ गई? तो जैसे कि मैंने यहाँ चेंज इन वेलोसिटी करके दिखाई कि चेंज इन वेलोसिटी जो वाटर की है वो माइनस वी के बराबर आ रही है, और जब भी बॉडी की वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है देयर इज अ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी एज वेल। तो जैसे कि यहाँ पे वाटर की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो साथ साथ बॉडी के मोमेंटम के अंदर भी चेंज आ रहा होगा। और बॉडी के मोमेंटम में चेंज आने का मतलब ये है कि देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन दी वाटर। वाटर की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब है कि वाटर का मोमेंटम चेंज हो रहा है, और वाटर के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही है। तो अब फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रही है, कौन अप्लाई कर रहा है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ जो वाटर में से पाइप निकल रहा था वो जाके स्ट्राइक करता है वॉल को, तो वाटर फोर्स अप्लाई करता है इस वॉल के ऊपर। तो एक फोर्स तो ये हो गई जो कि वाटर ने अप्लाई की इस वॉल के ऊपर। As a result, as according to the Newton's third law of motion, so इस वॉल ने भी फोर्स अप्लाई की इस वाटर के ऊपर, जो कि इक्वल होगी मैग्नीट्यूड में और बिल्कुल बराबर होगी। सो उसी फोर्स को हम यहाँ पे निकालते हैं।
कि फोर्स का जो फॉर्मूला था, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। सो मोमेंटम का फॉर्मूला रिकॉल करें तो मोमेंटम इक्वल होता है मास मल्टीप्लाई बाय वी के, और मास मल्टीप्लाई बाय वी इट्स मीन चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी। सो डेल्टा पी की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ मास मल्टीप्लाई बाय चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो ये मेरे पास फोर्स आ गई, दैट इज द फोर्स applied by water that is acting on the wall. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वॉल भी एक फोर्स अप्लाई करेगी वाटर के ऊपर जो कि बिल्कुल बराबर होगी, और बट सिर्फ और सिर्फ उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट होगी। तो इस फोर्स को हम नाम दे देते हैं कि ये वो फोर्स है जो कि वाटर ने अप्लाई की है वॉल के ऊपर। सिमिलरली वो फोर्स जो कि वॉल अप्लाई करेगी, इट विल बी इक्वल टू माइनस फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द वाटर। दोनों में फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा सिवाय डायरेक्शन के। तो यहाँ जो नेगेटिव साइन आ रही है, दिस नेगेटिव साइन शोज दैट देयर इज दिस फोर्स इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यहाँ पर एक चीज जो कि मिस हो गई, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चेंज इन वेलोसिटी मैंने यहाँ पे निकाला था माइनस वी के, तो इस चेंज इन वेलोसिटी की जगह जो डेल्टा वी आ रहा है इसकी जगह में माइनस बी पुट कर देता हूँ। तो मेरे पास फोर्स जो इक्वल हो जाएगी, फोर्स इज इक्वल्स टू एम अपॉन टी मल्टीप्लाई बाय माइनस वी। सो ये डेल्टा वी जो यहाँ फॉर्मूले में आ रहा था, जो मैंने पहले निकाला इसकी वैल्यू माइनस वी, उसको मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया है। दोबारा से यहाँ पर आ जाते हैं, फोर्स दैट इज अप्लाइड बाय द वॉल इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑफ वाटर। तो फोर्स ऑफ वाटर ये रही हमने निकाली है यहाँ पर, विच इज इक्वल टू माइनस एम वी अपॉन टी। तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वॉल on the water is equals to m over t multiply by velocity। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो कि फोर्स अप्लाई होगी वाटर के ऊपर, या वाटर फोर्स अप्लाई करेगा वॉल के ऊपर जिसका मैग्नीट्यूड इसके बराबर है। इसको अगर हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखें तो इसके डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कुछ इस तरह से हो जाएगी कि फोर्स अप्लाइड by water on the wall equals to rate of mass of water times initial velocity of water। तो ये जो मैंने इसी मैथमेटिकल फॉर्म की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिखी है, ये क्लियर है, जिसमें मैंने ये जो फॉर्मूले के अंदर से मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आ रहा था उसी को मैंने जो है वो यहाँ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है, जिसमें एम अपॉन टी का मतलब होता है रेट ऑफ मास, और वी जो है वो ये वाटर की इनिशियल वेलोसिटी है। और क्लियर है अगर हम यहाँ इसके तक? न्यूमेरिकल्स करते हैं, अगर हम इसके न्यूमेरिकल्स करते हैं तो फिर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? देखो दोनों फॉर्मूले को गौर से देख लो, दोनों फॉर्मूले में कोई डिफरेंस ही नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ क्या वो चीज़ बनती है कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं है दोनों फॉर्मूलाज के अंदर। और वहाँ पे माइनस वी और यहाँ पे सिर्फ वी है। कोई मसला नहीं है, माइनस वाला यूज कर लो तो एक फोर्स एक्शन एक फोर्स है, तो दूसरी फोर्स जो है वो रिएक्शन फोर्स होगी। तो बस ये अंडरस्टूड कर लो, वाटर वाली फोर्स को प्लस ले लेते हैं और वॉल वाली फोर्स को माइनस ले लेते हैं, या फिर वाटर वाली फोर्स को प्लस ले लो और वॉल वाली फोर्स को माइनस ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे भाई, एक सेकेंड के लिए होल्ड करना। ओके,
इसके बाद देखते हैं दूसरी इसी तरह की एप्लीकेशन है जिसके अंदर जो है वो लॉ ऑफ सर कंजर्वेशन आपकी ऑफ। आवाज़ ही कम आ रही है। ओके। अब देखते हैं हम इसी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड जो हमारे पास एक और एप्लीकेशन है, दैट इज मोमेंटम इन फोर एक्सप्लोसिव फोर्स। इसके अंदर जो है वो एक डायग्राम बनी हुई है बुक के अंदर ही, उसी डायग्राम से मैं इस एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एक्सप्लोसिव है और ये एक्सप्लोसिव जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है। अब एक्सप्लोसिव जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है जिसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी जो है वो लेट सपोज v है, तो इसका मतलब है इसके पास मोमेंटम भी होगा। और अगर ये फॉल करते हुए एक्सप्लोड हो जाता है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन में इस एक्सप्लोसिव का मोमेंटम भी होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर इसकी वेलोसिटी है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही इसका मोमेंटम होगा। अगर ये एक्सप्लोसिव जो है वो एयर के अंदर एक्सप्लोड हो जाता है इनटू लेट सपोज टू पार्ट्स, दो पार्ट्स के अंदर अगर ये एक्सप्लोसिव एक्सप्लोड हो जाता है तो इसका एक पार्ट लेट सपोज ये हो जाएगा और इसका जो दूसरा पार्ट है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये दो फ्रेगमेंट्स हमारे पास आ गए, फ्रेगमेंट ए और फ्रेगमेंट बी। फ्रेगमेंट ए भी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा, फ्रेगमेंट बी भी जो है वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा। इसकी वेलोसिटी लेट सपोज v1, और सॉरी इसको हम v2 कर देते हैं, इसकी वेलोसिटी v2 और इसकी वेलोसिटी हम कह देते हैं इट इज इक्वल टू v1। सो इनिशियल मोमेंटम, इनिशियली हमारे पास जो है वो एक ही एक्सप्लोसिव था, तो इसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा इट विल बी इक्वल टू मास, लेट्स सपोज उसका मास m है, मास मल्टीप्लाई बाय इट्स वेलोसिटी। सिमिलरली ये मास जो है वो दो पार्ट्स के अंदर लेट सपोज डिवाइड हो गया, m1 और m2। इस फ्रेगमेंट का जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा m1 और v1, और इस फ्रेगमेंट का जो मोमेंटम होगा वो इक्वल होगा m2 और v2 के। अब टोटल मास अगर हम देखें या टोटल मोमेंटम देखें एक्सप्लोड होने से पहले, जो कि इक्वल था मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी इसके, और यही एक्सप्लोजिव अगर ब्रेक डाउन हो गया, एक्सप्लोड हो गया है मिनिमम टू फ्रेगमेंट्स के अंदर, तो इसका जो टोटल मोमेंटम था वो इन दोनों बॉडीज के अंदर या इन दोनों फ्रेगमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। जरूरी नहीं है इक्वली डिवाइड हो, बट इन दोनों फ्रेगमेंट्स के मोमेंटम का सम इसके बराबर ही होगा। लेट सपोज अगर एक्सप्लोड होने से पहले इसका टोटल मोमेंटम जो था वो 500 न्यूटन सेकेंड्स था, तो एक्सप्लोड होने के बाद एक फ्रेगमेंट का जो मोमेंटम है लेट सपोज हो जाता है 2000 न्यूटन सेकेंड, तो दूसरे फ्रेगमेंट का जो मोमेंटम है वो इक्वल हो जाएगा 3000 न्यूटन सेकेंड। इस तरह से दोनों फ्रेगमेंट्स का जो मोमेंटम है वो इक्वल हो जाएगा हमारा जो एक्सप्लोजिव था उसके मोमेंटम के। तो मैथमेटिकली हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, और इनिशियल मोमेंटम हमने कहा इट इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम में हमारे पास दो फ्रेगमेंट्स थे तो हमने दोनों के मोमेंटम को ऐड कर दिया m1 v1 प्लस m2 v2। क्लियर है ये? यस सर। ओके। इसी तरह की एक और एग्जांपल भी हमारे पास है जिसमें हमारे पास लेट सपोज एक सिस्टम है एक बुलेट और गन का। लेट सपोज ये हमारे पास एक गन मौजूद है और इस गन का मास हम सपोज कर लेते हैं इट इज इक्वल टू mg। साथ साथ हमारे पास इस गन के अंदर लेट सपोज ये जो बुलेट मौजूद है, बुलेट के मास को हम सपोज कर लेते हैं इट इज
एम बी। अब फायर करने से पहले इन बुलेट की वेलोसिटी और गन की वेलोसिटी दोनों जीरो होती है। तो गन की भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो, बुलेट की भी इनिशियल वेलोसिटी जीरो। तो मैं इन दोनों की वेलोसिटीज को यहाँ लिख देता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटीज को हम रिप्रेजेंट करते थे v1 से, तो इसकी v1 इक्वल्स टू जीरो, और बुलेट की वेलोसिटी v2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो जब वेलोसिटी जीरो है, बॉडी रेस्ट पर है, तो वी नो दैट के बॉडी का जो मोमेंटम है, अगर वो बॉडी रेस्ट पर है तो उसका जो मोमेंटम है वो इक्वल टू जीरो होता है। सो अगर हम इनिशियल मोमेंटम की बात करें या फिर फायर करने से पहले इनिशियल मोमेंटम को देखें, तो गन का जो मोमेंटम है, मोमेंटम ऑफ गन, इट इज इक्वल टू जीरो, और मोमेंटम ऑफ बुलेट इट इज इक्वल टू जीरो। तो इनिशियल अगर हम टोटल मोमेंटम देखें तो टोटल मोमेंटम हमारे पास कितना आएगा, टोटल मोमेंटम भी हमारा इक्वल टू जीरो होगा। तो ये मेरे पास आ गया टोटल मोमेंटम जब हमने गन से बुलेट को फायर नहीं किया। जब हम फायर करते हैं, तो जब हम बुलेट को फायर करेंगे तो बुलेट के पास जो है वो वेलोसिटी हो जाएगी दैट इज इन दिस डायरेक्शन। तो इसको हम कह देते हैं v2 प्राइम। और ये हमारे पास जो गन थी, गन हमने देखा होगा कि जिस डायरेक्शन में बुलेट मूव कर रही है, गन की जो वेलोसिटी है इसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो ये हो गई हमारे पास v1 प्राइम। और मास जो है वो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो दिस इज द मास ऑफ गन, और ये हमारे पास हो गया मास ऑफ बुलेट। यहां अगर हम मोमेंटम देखें तो मोमेंटम ऑफ गन विल बी इक्वल टू मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ गन। इसी तरह से बुलेट का मोमेंटम देखें, मोमेंटम ऑफ बुलेट, तो ये इक्वल हो जाएगा मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो हमने दोनों बुलेट और गन दोनों का जो है वो मोमेंटम निकाला। तो फायर करने के बाद अगर हम फाइनल मोमेंटम निकालें, तो फाइनल मोमेंटम जैसे मैंने दोनों बॉडीज के निकाल लिए, तो मैं इन दोनों का अगर टोटल कर लूंगा, तो टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल टू एम जी वी वन प्राइम प्लस एम बी वी टू प्राइम। और अगर हम इसी सिस्टम के ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करें, सो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का कंजर्वेशन का प्रिंसिपल इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करें, सो इनिशियल मोमेंटम जीरो था, तो इसका मतलब है फाइनल मोमेंटम का भी सम जो है वो इक्वल टू जीरो आना चाहिए। इट्स मीन के एम जी वी वन प्राइम प्लस एम बी वी टू प्राइम इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों का सम जो है वो दोबारा इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ये जो बुलेट की, ये जो गन की वेलोसिटी होती है जो कि बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है, इसको हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। बुलेट फायर करने के बाद गन का बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव होना रिकॉइल ऑफ गन कहलाता है, जिसकी वेलोसिटी हमने कहा इट इज इक्वल टू वी वन प्राइम। सो अगर इस फॉर्मूले में से, ये जो मैंने लास्ट में लिखा है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में से, अगर मैं यहाँ से वी वन प्राइम का एक्सप्रेशन फॉर्म करूँ, फॉर्मूला निकालूं, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट डिवाइडेड बाय मास ऑफ गन। तो ये हमारे पास रिकॉइल ऑफ द गन के लिए फॉर्मूला आ गया। अगर हमने वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है गन की या रिकॉइल ऑफ द गन की, तो हमें मास ऑफ बुलेट और गन रिक्वायर्ड होगा, और वेलोसिटी चाहिए होगी बुलेट की, तो उससे हम इजीली अपनी गन की रिकॉइल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ये? सर आपने ये रिकॉर्ड ऑफ गन का फॉर्मूला कैसे जनरेट किया? रिकॉइल ऑफ द गन का फॉर्मूला मैंने यहाँ से जनरेट किया है। ये जो फाइनल मेरा एक्सप्रेशन था, इस फाइनल एक्सप्रेशन में देखो,
ये जो इक्वल ये वाला जो एक्सप्रेशन है मेरा, मैंने यहाँ से एम बी और वी टू, ये जो पूरी प्लस वाली टर्म थी उसको इक्वेशन के दूसरी साइड ले जाकर मैंने माइनस कर दिया। तो मेरे पास इस तरह से फॉर्म हो गया, एम जी वी वन प्राइम इज इक्वल टू माइनस एम बी वी टू प्राइम। समझ आया? उसके बाद फिर एम जी को दूसरी साइड पे ले जाके डिवाइड कर दिया तो मेरे पास ये फॉर्म बन गई। यस सर, समझ आ ओके। गया। ओके, अब इस इक्वेशन में जो मैंने यहाँ ऊपर लिखी हुई है, इस इक्वेशन के अंदर ये जो दो टर्म्स आपस में इक्वल हो रही हैं, इस इक्वेशन को देख के बताओ इस इक्वेशन का क्या मतलब है। सर अभी जो हमने पीछे वाटर और ऑल वाला किया था हम्म। कि वो फोर्स अपोजिट है और इक्वल होती हैं, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। सही है, सही है, वहां हम फोर्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ हमने कोई फोर्स इन्वॉल्व नहीं किए, मास ऑफ गन मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ द गन। तो ये टोटल हमारे पास है मोमेंटम ऑफ द गन, मोमेंटम ऑफ गन। सिमिलरली ये मेरे पास है मास ऑफ बुलेट मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी ऑफ बुलेट। तो ये मेरे पास आ जाता है मोमेंटम ऑफ बुलेट। तो इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चल रहा है कि मोमेंटम ऑफ गन और मोमेंटम ऑफ बुलेट ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे, और माइनस साइन ये शो कर रही है कि ये दोनों मोमेंटम्स की जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल ऑपोजिट होगी। तो जब हम फायर करते हैं गन को, तो जैसे कि हमें पता है कि बुलेट की वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है, जबकि गन की जो वेलोसिटी है वो बहुत ही कम होती है एज कंपेयर टू बुलेट। सो वो इसीलिए कम होती है बिकॉज इस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम्स में हमने देखा कि जब फायर करेंगे हम बुलेट को, तो एक्चुअली बुलेट की और गन की वेलोसिटीज बराबर नहीं होंगी, इन दोनों के मोमेंटम बराबर होंगे। अब गन का सॉरी बुलेट का मास बहुत कम होता है एज कंपेयर टू गन, इसीलिए बुलेट की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि गन का जो मास है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह सॉरी गन का मास बहुत ज्यादा होता है इसीलिए उसकी वेलोसिटी कम होती है, और दोनों के जो मोमेंटम्स है वो एक दूसरे के बराबर रहते हैं। क्लियर है ये? यस सर। ओके, सो इस टॉपिक के अंदर बस एक और लास्ट चीज देख लेते हैं, और वो भी असल में यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की ही हमारे पास एप्लीकेशन है, दैट इज नोन एज प्रोपल्जन ऑफ रॉकेट्स। अच्छा, सो रॉकेट्स के अंदर भी हमने देखा होगा कि प्रोपल्जन होती है, और प्रोपल्जन किस तरह से होती है कि उस रॉकेट के अंदर फ्यूल मौजूद होता है गैस की फॉर्म में, और वो गैस बर्न होती है, और बर्न होने के बाद इस रॉकेट के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई होती है, और उस फोर्स की वजह से रॉकेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। सो न्यूटन थर्ड लॉ भी ऑब्वियसली इसके ऊपर अप्लाई हो रहा होता है, जिस तरह से वही वाटर और वॉल वाली जो हमने एग्जांपल की थी, वाटर फोर्स अप्लाई करता है वॉल के ऊपर, और वॉल फोर्स अप्लाई करती है वाटर के ऊपर। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो रॉकेट की बॉडी होती है उसके अंदर ऑलमोस्ट 80% जो इस बॉडी का रॉकेट की बॉडी का जो मास है वो इक्वल होता है फ्यूल के ऊपर। इसको इतना ज़्यादा फ्यूल रिक्वायर्ड होता है बहुत हाई स्पीड को रीच करने के लिए, कि इस रॉकेट की अगर पूरी बॉडी को देखा जाए तो इस पूरी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मास जो है वो फ्यूल के मास के बराबर, फ्यूल के मास के बराबर होता है। सो यहीं पे हम जो है वो न्यूटन सेकंड लॉ को भी रिकॉल कर देते हैं, कि वहाँ हमने पढ़ा था कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर नेट फोर्स अप्लाई होगी तो उसकी वजह से बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, और एक्सेलरेशन डिपेंड करती है दो चीज़ों पर, एक तो नेट फोर्स के ऊपर, और एक्सेलरेशन डिपेंड करती है मास के ऊपर। ग्रेटर द फोर्स ग्रेटर विल बी द एक्सेलरेशन, और ग्रेटर द मास लेस विल बी द एक्सेलरेशन। सो
होता ये है कि इसके अंदर जो फ्यूल है वो बहुत ही स्पीड से और एक और ऑलमोस्ट 10,000 किलोग्राम्स पर सेकेंड इस हिसाब से फ्यूल बर्न होता है। और बर्न होने के बाद गैस जो है वो एक्सपेल हो रही होती है। और गैस एक्सपेल होते हुए इस रॉकेट की बॉडी को बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश करती है, जिसकी वजह से ये जो रॉकेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जिस तरह से बुलेट जो है वो गन से निकलते हुए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही थी, तो जो गन थी वो बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल हो रही थी। बिल्कुल इसी तरह से ये रॉकेट भी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, जिस डायरेक्शन में गैस इसके अंदर से रिलीज हो रही है बर्न होने के बाद। जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि रॉकेट का जो मोस्ट ऑफ द मास है वो बेस करता है फ्यूल पे। और यहाँ हमने कहा कि गैस बर्न होने के बाद एक्सपेल हो रही होती है विद वेरी हाई स्पीड। तो जब गैस बर्न हो रही है तो इस रॉकेट का जो मास है रिड्यूस हो जाता है। जैसे जैसे गैस बर्न हो रही है वैसे वैसे जो रॉकेट का मास है वो रिड्यूस होता जाएगा। और जब मास रिड्यूस होता जाएगा तो इसका मतलब है इस रॉकेट की जो एक्सेलरेशन है वो बढ़ती जाएगी। क्लियर है यहां तक ये? सर आप जब मास रिड्यूस हो रहा था उसके बाद से बताएंगे वापस से। ओके, यहाँ मैंने ये कहा कि जब ये रॉकेट मूव कर रहा होता है तो इसके अंदर 80% ऑफ द मास जो है वो रॉकेट का बेस करता है फ्यूल पे। और फ्यूल कहाँ यूज हो रहा है? फ्यूल बर्न हो रहा है और गैस उसके अंदर से एक्सपेल हो रही है। जब गैस एक्सपेल हो रही है तो गैस या जो फ्यूल है उसका मास कम होता जाएगा, क्योंकि गैस के बर्न होने से जो प्रीवियस फ्यूल है वो कम होता जा रहा है। और जब मास कम हो जाएगा इस पूरे रॉकेट का तो रॉकेट के अंदर एक्सेलरेशन इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि अगर गैस कांस्टेंट रेट से भी बाहर बर्न होके निकलती रहे तो उसके साथ साथ रॉकेट का मास कम होता जाएगा और रॉकेट की जो एक्सेलरेशन है वो तेजी से बढ़ती जाएगी। क्लियर है अब? यस सर। ओके। सो ये जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला जो टॉपिक था वो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। मैं कुछ प्रॉब्लम्स दे देता हूँ सॉल्व करने के लिए, तो वो प्रॉब्लम जो है वो तुम प्रैक्टिस कर लेना, उसकी यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से रिलेटेड है। ठीक है? ओके सर।